विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने सदन में नवा रायपुर के किसान आंदोलन और किसान की मौत का मामला उठाया। भारतीय जनता पार्टी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और धर्मजीत सिंह ने इस मामले को लेकर हंगामा किया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि किसान सियाराम की मौत के लिए जवाबदार कौन है। किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। 27 गाँव के किसान 70 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया गया, लाठी चार्ज किया गया, बेरहमी से पुलिस ने लाठियों से पीटा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 लाख का मुआवजा दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के किसानों को मात्र 4 लाख रुपए। ये कहां का इंसाफ है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब और दिल्ली के किसान आंदोलन में टेंट लगवा रहे थे, छत्तीसगढ़ से चावल भेज रहे थे, लेकिन यहाँ के किसानों की कोई सुध नहीं ली। यही है किसान हितैषी सरकार का असली चेहरा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, उनकी संवेदना छत्तीसगढ़ में नहीं है। लखीमपुर में जाकर वहां के किसानों के लिए 50 लाख देते हैं, जहां उन्हें तकलीफ नहीं होती। छत्तीसगढ़ में किसी किसान की मौत होती है तो उसे 4 लाख दिए जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 सालों में 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कांग्रेस सरकार अपने आप को किसान हितैषी बता रही है। नवा रायपुर में आंदोलन करते हुए किसानों को चारों तरफ से घेर कर बांध दिया गया। किसान रैली निकालते हैं तो उसमें उनकी मौत हो जाती है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यदि यह मौत सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है तो आपराधिक मामला उन अधिकारियों पर जरूर दर्ज किया जाना चाहिए जिन्होंने रिकॉर्ड में हेराफेरी की है। वहीं मुंगेली प्रवास में पहुंचे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार महज 4 से 5 अधिकारियों के इशारे पर चल रही है। यही वजह है कि मंत्री कलेक्टर पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की महिला विधायक के पति के खिलाफ रेत माफिया FIR करा रहे हैं। ब्रजमोहन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही, बल्कि कुछ अधिकारियों के इशारे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव सरकार के नाकारेपन के खिलाफ लड़ा जाएगा, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा जाएगा, शोषण के खिलाफ लड़ा जाएगा, माफिया राज के खिलाफ लड़ा जाएगा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यहाँ 42% जंगल होने के बाद भी कभी माफिया नहीं पनपे और अब प्रदेश में सरकार के संरक्षण में माफिया खूब फल फूल रहे हैं। यहाँ शराब माफिया, रेत माफिया, जंगल माफिया, धान माफियाओं के द्वारा सरकार के संरक्षण में प्रदेश में लूट मची है। सरकार के खजाने में उतना पैसा नहीं जा रहा जितना सरकार संरक्षित माफियाओं के जेबों में जा रहा है। प्रदेश सरकार में बैठे लोग अपने लोगों के खजाने भरने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी महीने भर के अंतराल में दूसरी बार बस्तर के दौरे पर पहुंची। 4 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंची प्रदेश प्रभारी का भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय बड़े नेताओं ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान डी पुरेंदेश्वरी ने कहा कि 4 राज्यों में मिली जीत से छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता उत्साहित हैं और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पहुंची पुरेंदेश्वरी नारायणपुर विधानसभा सहित बस्तर जिले के 3 बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक अलग अलग लेंगी। गौरतलब है कि किसी राजनीतिक दल को सत्ता हासिल करनी है तो उसे बस्तर फतेह करना जरूरी है, लेकिन बस्तर की आबोहवा कांग्रेस के पाले में बह रही है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बस्तर संभाग का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि बस्तर पर जिस पार्टी ने फतेह कर ली, छत्तीसगढ़ उसका है। राज्य गठन के समय बस्तर संभाग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर संभाग की 12 में से 9 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन आज की स्थिति की बात की जाए तो बस्तर संभाग आज कांग्रेस का गढ़ हो गया है। 12 विधानसभा सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है। 15 साल सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी बस्तर में क्यों अपनी पकड़ खोती जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लगभग 18 महीने का समय बचा है।
बस्तर के आदिवासी वोट बैंक पर प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों की नजर है। साल 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग की 12 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थीं। 2008 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। 1 सीट कांग्रेस के हाथ में आई। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने बस्तर में अपनी पकड़ बनाई और चुनावी नतीजों को पूरा पलट कर रख दिया। 2013 के बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आईं। साल 2018 में भी स्थिति लगभग यही रही। 12 विधानसभा सीटों में से 11 पर कांग्रेस का कब्जा था। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा ही एक ऐसी सीट थी जहां से भारतीय जनता पार्टी के भीमा मंडावी ने चुनाव जीता। उन्होंने देवती कर्मा को हराया। भीमा 4 महीने ही विधायक के तौर पर काम कर सके। 9 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से कुछ घंटे पहले उनकी हत्या कर दी गई। विधानसभा चुनाव के नतीजों के 9 महीने बाद हुए उपचुनाव में एक बार फिर से यह सीट कांग्रेस के पास आ गई। डी पुरंदेश्वरी के इस विधानसभा वार बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरने के साथ ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच चल रहे मतभेद को दूर करने का प्रयास प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आजकल विपक्ष का काम कांग्रेस पार्टी के एमएलए ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एमएलए अपने ही मंत्री से सवाल करके उनको कटघरे में हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष ने प्रश्नकाल के शुरुआत से ही सरकार को घेरने की तैयारी में दिखे। इस बीच सदन में वन विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन के दर्ज प्रकरण का मुद्दा भी उठा, जिसके बाद सदन कुछ समय तक गरमाया रहा। सूबे में हो रहे अवैध रेत खनन के मामले में आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वन विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन के दर्ज प्रकरण का मुद्दा विधायक छन्नी साहू ने उछाला, जिसके बाद पूरा विपक्ष इस मामले में सरकार को घेरते नजर आई। दरअसल विधानसभा में सवाल उठाते हुए विधायक छन्नी साहू ने कहा कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में वन विभाग द्वारा कितने रेत परिवहन के अवैध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वन विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन के 1 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसे 10,000 मुआवजा राशि देकर निर्मुक्त किया गया है। विधानसभा में विधायक छन्नी साहू ने पूछा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं जो प्रश्न लगाई थी उसमें जानकारी आदरणीय मंत्री जी ने दिए हैं कि बाघ नदी पर क्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत परिवहन में 1 प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई करते हुए 10,000 मुआवजा राशि अधिरोपित कर वाहन को निर्मुक्त किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि 1 प्रकरण दर्ज की है, वह कौन सी गाड़ी है और कौन से गांव का है। विधायक छन्नी साहू ने यह भी कहा कि 3 दिन खड़े रहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे का क्या कारण है? दुर्भाग्य है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर विपक्ष ने इस मामले में सरकार की घेराबंदी की। विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर गाड़ी वाले को किसका संरक्षण प्राप्त है, गाड़ी का मालिक कौन है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस में दावेदारों की फौज खड़ी हो रही है। मंगलवार देर रात हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 24 नाम आए। इनमें से अधिक गंभीर 7 लोगों के नाम का एक पैनल बना है। इन 7 में पूर्व विधायक गिरवर जंघेल का भी नाम शामिल है। समिति ने टिकट का फैसला हाईकमान पर छोड़ा है। बताया जा रहा है कि होली के बाद उम्मीदवार की घोषणा होगी। इस दौरान खैरागढ़ के 24 लोगों के नाम सामने आए जो टिकट के दावेदार हैं। उनमें से एक नाम पर चर्चा हुई। उसके बाद अधिक गंभीर और जिताऊ दिखने वाले 7 नाम छांटकर अलग किए गए। तय हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इनमें से योग्य उम्मीदवारों को चुनकर सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। उम्मीदवार की घोषणा दिल्ली से ही होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया, आवेदन तो 24-25 लोगों के आए हैं। दावेदार के जितने भी नाम आए थे उन पर विचार विमर्श हुआ है। बैठक से पहले प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा,
प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के बाद नाम हाईकमान को भेजा जाएगा। बैठक में उपचुनाव की शुरुआती रणनीति पर भी बात हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। सिद्धू ने अपने इस्तीफे में सिर्फ 17 शब्द लिखे हैं। इसमें पंजाब में चुनाव में मिली हार का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 18 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। नवजोत सिंह सिद्धू को खुद अमृतसर ईस्ट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ने चुनाव हरा दिया है। कांग्रेस की हार के बाद लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार नेताओं की आंतरिक कलह से जूझती रही। कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू की बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया था। सिद्धू की ओर से राहुल गांधी के फैसले को मानने का दावा किया गया था, लेकिन सिद्धू के परिवार ने हाईकमान के इस फैसले पर लगातार सवाल उठाए। नवजोत सिंह सिद्धू को पिछले साल जुलाई में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद भी अपनी ही पार्टी के सरकार पर सवाल उठाने बंद नहीं किए। कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की आपसी फूट का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसके तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार मिली है। इस हार को लेकर पार्टी आलाकमान ने एक बैठक बुलाई थी। इसके बाद से लगातार एक्शन का दौर शुरू हो गया। सोनिया गांधी ने इन राज्यों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। इस आदेश के कुछ देर बाद ही उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। अजय कुमार लल्लू ने भी यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लल्लू ने ट्वीट किया, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।